वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए आज जो है हम मैथ्स की जो पेडागॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, क्योंकि मैथ जिसका भी वीक होता है वो ये सोचता है कि कैसे भी करके मेरा पेडागॉजी जो है वो संभल जाए। तो वो आपका संभल जाएगा, बट आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। 15 नंबर के पूछते हैं और कभी कभी ये 10 नंबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी एक एक जो वन लाइनर वाले होते हैं, जो फैक्चुअल होते हैं कि अभाज्य संख्या इसमें की परिभाषा क्या होती है, कैसे नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो वो काफ़ी बेसिक होता है, वो तो आप आराम से कर लेंगे। बट कभी कभी जो 10 नंबर की जो पेडागॉजी आ जाती है ना, वो इतनी टफ आ जाती है, उसका लैंग्वेज इतना घुमा के पूछता है कि ऐसा लगता है कि ये 10 नंबर में से तो पता नहीं 4 या 5 सही होंगे भी या नहीं। तो आज से आपकी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जो लेवल के मैथ्स में पेडागॉजी आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगी। और अगर आपने जो है ये सारी प्रैक्टिस कर लिया, जो बहुत अच्छे अच्छे लेवल वाले हैं, तो फिर ईजी वाले तो आप आराम से कर लेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है और उसके साथ में आपने ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखा हुआ है, तो क्या आप इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे? वो तो डेफिनेटली कर लेंगे। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके, जो अब आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत उसको नोट कीजिए कॉपी में, कोई भी पेडागॉजी हो, और उसको ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, तभी जाकर आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। ये नहीं कि यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिया और आप यहीं पर देखें, बाद में आपका जो है इस वीडियो से या इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, भले से आपको नहीं समझ में आए। ये गलती मत करना। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखते रहना, वीक में, रात में ऐसे मान लीजिए आप लेटे हो तो ऐसे देखते रहो बीच बीच में, इसमें आपका ही फायदा होगा। 2 से 3 बार भी जिसने इस वीडियो को देख लिया होगा, देखेगा आगे चल के, तो भी उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बाकी जो सुबह में मैंने आपको क्लास दिया था हिंदी पेडागॉजी का, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। जिसने नहीं देखा है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर देखिए। या फिर आप टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो मैं वहाँ पर क्लासेस के जो लिंक है सबसे पहले टेलीग्राम पे ही शेयर करती हूँ, तो वहाँ से भी आपको आसानी होगी। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके अपनी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 10 क्वेश्चंस कराऊंगी, आप मुझे लास्ट में बताना कितने आपको इसमें से आ रहे थे, अपने मन से एकदम सही बताना। और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर कर दूंगी। तो 48 वाला क्वेश्चन देखिए, दोनों है, इंग्लिश भी है हिंदी भी है, जिसे जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, मैं दोनों मिक्स करके ही आपको बताऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। रिगार्डिंग चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के संबंध में, कमिंग टू स्कूल फ्रॉम रूरल एरियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जो बच्चे गांव से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे जो गणित के संदर्भ में बताना है, मैथ के संदर्भ में, कि वैसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा, बच्चा जो है हमेशा सेंटर होता है, आपको बच्चे को कभी भी गलत नहीं बोलना है। तो बच्चे के बारे में सोचना है, तो बच्चे के बारे में जो मैंने आपको टैग वर्ड्स टेलीग्राम पे भेजा है उसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला, दे नीड नॉट लर्न फॉर्मल मैथमेटिक्स एज इट इज़ ऑफ नो यूज टू देम, मतलब उन्हें जो है विधिवत गणित सिखाने की, मतलब बढ़िया से गणित सिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा। कितना गलत चीज़ लिखा है। चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा हो, बच्चे तो सब जगह एक ही होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि गाँव के भी बच्चे बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसा माहौल मिल जाता है। सबसे मेन चीज़ यही होता है, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी पढ़ाई, अगर आपको एनवायरनमेंट एकदम बढ़िया से मिल गया तो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। और अगर आप जो है कितने भी पढ़ने में जो है अच्छे हों, बट अगर आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो धीरे धीरे जो आपकी स्किल्स है ना वो डाउन होती जाएगी। सब कुछ रोल यही प्ले करता है कि आपकी संगति जो है, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो एनवायरनमेंट कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आसपास के लोग जो हैं वो केवल घूमने में इधर उधर की बातें करते हैं, क्या वो पढ़ाई की बात करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज से ही आप अपनी संगति जो है उसको कम कीजिए। तो बस आप समझ गए होंगे, ये तो एकदम गलत हो गया होगा। दूसरा, दे मे हैव रिच ओरल मैथमेटिकल ट्रेडिशंस एंड नॉलेज, उनके पास जो है मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। एंड दिस इज राइट, क्योंकि आपने कई बार नोटिस किया होगा, जो गांव के बच्चे होते हैं उनका जो ओरल होता है, जो टेबल हो गया, या फिर कई बार आपने देखा होगा अगर आप उनको प्लस करने को बोला कि 10 में जो है 8 जोड़ो, तो वो तुरंत बता देते हैं। माइनस करने को बता, वो तुरंत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में जहाँ पर भी वो रहते हैं तो उनके आसपास जो उनसे जो बड़े लोग होते हैं, मान लीजिए आपके ही घर में जो दादा या दादी जो भी होते हैं, वो आपसे हमेशा ये क्वेश्चंस करते रहते हैं कि 5 में 5 जोड़ो, 10 का टेबल सुनाओ, या कोई भी आसपास में आता रहता है तो वो आपसे क्या करता है, तुरंत बोलता है कि इतने में ये जोड़ो या फिर टेबल सुनाओ। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो बच्चे जो हैं घर में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, उनकी जो ओरल मैथमेटिक्स होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आज के बाद से शायद कभी भी ये क्वेश्चन आए और ऐसा कुछ आपको दिखेगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, ये एकदम सही है।
बाकी के भी ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। दे डू नॉट नो एनी मैथमेटिक्स, वो उन्हें गणित का कोई ज्ञान ही नहीं है। ये तो गलत है क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आता है उसके पहले वो बहुत सी चीज़ें सीखा होता है। दे हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स इन मैथमेटिक्स, उनका जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही गंदा जो है कम्युनिकेशंस होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसे क्वेश्चंस करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज के क्वेश्चन जो है ना काफ़ी लंबे लंबे हैं क्योंकि मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो इजी वाले कर लेंगे आप आराम से। चलिए 49 देखते हैं। इसमें है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको जो है स्टेटमेंट्स पढ़नी है, फिर उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से सही कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि बस लिख देगा सही वाला बताओ। तो चलो देखते हैं इसमें क्या सही है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, एक्सियम्स आर प्रपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि ये एक्सियम क्या है। एक्सियम्स क्या है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिगृहित प्रस्ताव इसे बोलते हैं। तो एक्सियम्स आर प्रपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड, इसका मतलब मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि एक्सियम्स क्या होता है, जिसे नहीं पता हो, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिगृहित प्रस्ताव। ये वो होता है कि जिस पर मोस्ट पीपल टू बी ट्रू, मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। यस, ये होता है बिलीव टू बी ट्रू। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको ये बिलीव होता है कि ये सही है, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सबसे स्वीकृत सिद्धांत। और ये बहुत से लोगों को पता है, सबसे स्वीकृत सिद्धांत इसे बोलते हैं। मतलब बहुत से जो लोग हैं वो ये बिलीव करते हैं कि ये क्या है, सही है, उसे ही बोलते हैं। कि कोई भी रूल हुआ, कोई भी प्रिंसिपल हुआ, उसको जो है बहुत से लोगों के द्वारा जो है प्रूफ किया गया होता है कि ये सही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सियम्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अ रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। आप इसे एक बार कॉपी में जो है ज़रूर नोट कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं यहाँ पर देख तो लेंगे बट इसको नोट नहीं करेंगे, और एग्जाम में जब आएगा तब तक आपके माइंड से जो है ये निकल चुका होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। पहला देखिए, एक्सियम्स आर प्रपोजिशंस विच आर एज्यूम्ड, अभिगृहित जो प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है, क्योंकि वो कई लोगों के द्वारा जो है उस रूल और प्रिंसिपल को जो है सही माना गया होता है। तो ये तो सही है। एक्सियम्स आर स्पेशल थ्योरम्स, जो एक्सियम्स हैं अभिगृहित वो एक विशेष प्रमेय है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सियम्स आर डेफिनीशंस, ये क्या डेफिनीशंस है, ये भी नहीं है। एक्सियम्स व्हेन प्रूव्ड बिकम्स थ्योरम, अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। मतलब अगर आपने एक्सियम्स को प्रूफ कर दिया कि हाँ ये सही है तो वो क्या बन गया, थ्योरम बन गया। तो ये भी गलत है। इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, क्योंकि केवल पहला ही सही है। कोई भी रूल, कोई भी प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, वही होता है एक्सियम्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। बस ये याद रखना, लेकिन एक्सियम्स के बारे में भूल मत जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 50। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कितना अच्छा खासा है, और अगर आपने ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहा एग्जाम तक तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। 50वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो जो है ये स्टेटमेंट्स है जो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्या चीज़, कंटेम्पोरेरी व्यू ऑफ स्टूडेंट्स एरर इन मैथमेटिक्स। मतलब जो बच्चे गलतियां करते हैं, आपको पता है कि इसमें से कौन सा कथन आपको बताना है जो विद्यार्थियों के द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है। तो गलत वाला आपको बताना है, क्योंकि बच्चे तो गलतियां करेंगे। तो इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों की गलतियों के संदर्भ में गलत है। तो चलिए देखते हैं। नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव आपको पुट करना है ऑप्शंस। पहला देखिए, दे शुड बी ओवरलुक्ड, मतलब उनको अनदेखा कर दो। वो कोई भी गलती कर रहे हैं आप उसको छोड़ दो, आप अपना काम मत बढ़ाओ, जो कि एकदम जो कि क्या है, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। 50वें का हाँ गलत वाला पूछा है तो मुझे तो अभी यही सही लग रहा है, बट नीचे भी देखते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग, हमेशा मैंने बोला है बच्चे जो गलतियाँ करते हैं वो अधिगम का हिस्सा है, दिस इज़ राइट, लेकिन इसमें गलत वाला बताना है। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो आपको उसको सिखाना है, ना कि ये जो है ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये भी गलत हो गया। 4 देखिए, दे कैन गाइड द टीचर इन प्लानिंग हर
क्लासेस, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो वो टीचर को गाइड करेगा उसके लेसन प्लान को बनाने में, बिल्कुल भी नहीं। टीचर को बल्कि देखना है कि बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो उन्हें डांटना नहीं है, क्योंकि क्या है, वो अधिगम का हिस्सा है। दे आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स इज ट्रू। मतलब मैथमेटिक्स के संबंध में, गणित के संबंध में इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो जिन लोगों ने गणित अभी तक पढ़ा हुआ होगा, मैथ्स, तो क्या उनको पता है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो क्या है। अगर आपको इतना पता चल गया है तो आप गलत नहीं करेंगे। अदरवाइज बहुत से लोग जो है मैथमेटिक्स पढ़ते तो हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि मैथ असल में है क्या। तो चलिए आज ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं, मैथमेटिक्स इज अ टूल। मैथमेटिक्स क्या है, एक उपकरण है। मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, क्या वो एक प्रकार की कला है। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, मैथमेटिक्स क्या है, एक भाषा है। तो वो क्या होगा, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 इज राइट, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हो तो क्या केवल आप चॉक बोर्ड की ही सहायता से सब कुछ बच्चों को सिखा लोगे? क्या कोई आप टूल यूज नहीं करेंगे मैथमेटिक्स पढ़ाने में? कई बार आपने देखा होगा कि माचिस की तिल्लियों से आपको सिखाना है, उसमें बहुत से एबाकस वगैरह का, जो बच्चे नहीं देख सकते हैं, जो या फिर जो नहीं सुन सकते, उनके लिए उनके लिए भी आपको बहुत सारे टूल्स जो हैं यूज करने पड़ेंगे। बस आप ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ नहीं सिखा सकते हैं। बी देखिए, मैथमेटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। यस, अगर आपने मैथमेटिक्स को एक आर्ट के फॉर्म में जो है सिखाना स्टार्ट कर दिया, बस ऐसा नहीं कि आया डेफिनेशन लिखा और बच्चों को दे दिया सॉल्व करने के लिए, आप चुपचाप बैठ गए। नहीं, आप उसको इतना अच्छे से सिखाइए कि हर बच्चा सीखे। तो ये एक तरह की कला है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत से टीचर्स हैं जो कोई भी सब्जेक्ट को इतना ईजिली आपको पढ़ा देते हैं कि तो आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट तो बहुत ईजी है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ईजी सब्जेक्ट को भी एक टीचर ऐसा पढ़ा देता है कि हमें लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता ही होगा, आप खुद भी एक टीचर बनेंगे तो ऐसा करना है कि इतना बेसिक से बेसिक आप चीज़ें सिखाएं कि सब कोई सीख ले। सी, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। यस, मैथमेटिक्स एक भाषा है, क्योंकि आप गणित को एक भाषा से ही यूज करके तो आप बच्चों को सिखाते हैं। बिना भाषा का थोड़ी ना कि बस आप सूत्र लिखा दिए, थ्योरी भी पढ़ाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी उसमें लैंग्वेज यूज होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 4, रीज़न मैंने आपको साथ में बता दिया, और रीज़न मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपके मन में 1% भी डाउट ना रहे। सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक दिन मैं खुद अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ, 4 क्लास लेती हूँ, साथ में आपको कुछ टिप्स वगैरह देती हूँ। प्लस जो भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब सुबह से रात हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब मेरा पूरा दिन निकल गया। 1 मिनट खुद के लिए भी समय नहीं होता है। बस आप सभी के लिए कंटेंट ये सब देखती रहती हूँ कि कैसे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो अगर आपको सच में मेरी मेहनत जेन्युइन लगेगी तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है, और इसे शेयर ज़रूर करना ताकि दूसरे बच्चों की हेल्प हो सके। 52 देखिए, टू प्रूव द रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब बहुत से लोगों को अपरिमेय संख्या पता होगा, और परिमेय संख्या मैं आपको बता देती हूँ। जो p/q के रूप में होते हैं, निरूपित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। मतलब p/q मतलब जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको पता चल गया। तो ये √2 क्या है, √2 तो p/q के रूप में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को ये प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अ टीचर बिगिंस बाय एज्यूमिंग दैट, एक टीचर ने स्टार्ट किया एज्यूमिंग करना। क्या एज्यूम किया कि इट इज़ अ रेशनल नंबर, कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। एंड देन प्रोसीड्स टू शो हाउ द एजम्पशन इज नॉट फिशेबल। उसने क्या किया कि सबसे पहले ये बोला, मैं आपको एकदम अच्छे समझा रही हूँ हिंदी में एक बार। √2 क्या है, यह सिद्ध करने के लिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। बट एक अध्यापक जो है यह मानकर शुरू करता है कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसको पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, बट वो एक मानकर ये सोचता है कि मैं इसको शुरू करूंगा कि ये एक परिमेय संख्या है। और आगे जैसे जैसे बढ़ा तो वह आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि जो उसने सोचा था पहले, सबसे स्टार्टिंग में जो एजम्पशन उसने किया था, वो क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या चीज़ है, ये मतलब ये जो उसने सोचा है, इसको आप क्या चीज़ बोलोगे, ये कौन से विधि का उदाहरण है, जो उसने ये अभी काम किया है वो कौन सा उदाहरण है? क्या वो इंडक्शन है, मतलब आगमन? क्या उसने आपको सबसे पहले उदाहरण दे दिया? बिल्कुल भी नहीं, उसने तो एज्यूम किया है। डिडक्शन, क्या उसने कोई नियम दिया है? नियम भी उसने कुछ नहीं दिया है।
वेरिफिकेशन, क्या उसने सत्यापन किया है कि हाँ उसने प्रूफ कर दिया है, वो भी नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, उसकी सोच में ही कॉन्ट्राडिक्ट हो चुका है, कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रतिवाद। कि उसने पहले सोचा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बट उसने स्टार्ट किया सिद्ध करना ये एज्यूम करके कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, बाद में उसने बोला कि नहीं, जो मैंने पहले सोचा था वो संभव नहीं है। मतलब उसकी खुद की जो दो थॉट है उसी में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ऐसा होता है कई बार हमारे साथ भी कि हम जो पहले सोचते हैं वो बाद में वैसा नहीं होता है, तो क्या हो जाता है उसको कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब खुद की जो थॉट है उसमें प्रतिवाद हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। मैं एकदम बेसिक से बेसिक सोचती हूँ कि आपको बस समझ में आ जाए कौन सी लैंग्वेज यूज करके, और शायद आपको ये सारी चीज़ें पसंद भी आती है। आप में से बहुत से लोग अप्रिसिएट करते हैं, कमेंट इतने अच्छे अच्छे करते हो, तो मुझे सच में उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं सोचती हूँ कि और भी जितना बेस हो सके, बस आप सभी को समझ में आना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो। अब ये चलिए 53, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स अ डिजायरेबल असेसमेंट। मतलब बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट्स है जो ये रिफ्लेक्ट करता है एक डिजायरेबल असेसमेंट के ऊपर, मतलब जो आकलन होता है, वांछित आकलन। प्रैक्टिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, किसके संदर्भ में, गणित के संदर्भ में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो गणितीय अधिगम के डिजायरेबल मतलब वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है। मतलब ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है और आपको बताना है कि सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है जो कि मैथ के जो डिजायरेबल जो असेसमेंट है उस पर प्रकाश डाले। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, और जहाँ पर हमको पॉजिटिव मिलेगा, यही होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। पॉजिटिव पूछे तो आप पॉजिटिव आंसर देखो, नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव आंसर देखना है, और जो टैग वर्ड्स मैंने आपको बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं, ओनली पेपर पेंसिल्स टास्क आर सूटेड। मैंने हमेशा बोला है, एक तो पहली बात ये ओनली वर्ड ही गलत है, ऊपर से पेपर पेंसिल से ही आप ये काम जो है करा सकते हो, क्योंकि कागज कलम वाला जो कार्य होता है वो उपयुक्त होता है, क्योंकि उनमें सही उत्तर आने की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल गलत है। बस पेपर पेंसिल पे आप कभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं समझा सकते हो, और ना ही उनकी आवश्यकता होती है। पहला तो गलत हो गया। दूसरा, होल्डिंग कन्वर्सेशंस एंड 1-to-1 डिस्कशन विद चिल्ड्रेन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन असेसिंग देम। मतलब विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए सबसे पहले वार्तालाप करना और एक एक विचार, मतलब एक एक 1 by 1 1-to-1 डिस्कशन होना चाहिए। विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। येस, एंड दिस इज राइट, क्योंकि आपको बच्चों का आकलन करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्कशन करना होगा, वार्तालाप करना होगा, और उसके बाद से 1-to-1 डिस्कशन करेंगे हर एक बच्चे के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा जो है लाभदायक हो सकता है, क्योंकि आपने सबको एक ही मानक नहीं दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में एक ही, सबको एक ही लाइन में नहीं लगा दिया है आपने, हर बच्चे के हिसाब से, क्योंकि आपको पता चलेगा कि किस बच्चे में जो है सब्जेक्ट, मतलब कौन से पॉइंट्स में बच्चा गलती कर रहा है, या फिर कोई बच्चा जो है बहुत तेज़ी से सीख रहा है, तो आप उसको और भी अच्छे अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस दोगे, ना कि उसको बोरिंग क्वेश्चन दे दो एक ही बस, कि बच्चा जो है आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही चला जाए, उसका इंटरेस्ट कम ना हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे का भी ऑप्शन देखते हैं। असेसमेंट शुड बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंड फोकस ऑन द राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड। ये जो राइट आंसर ऑफ द चाइल्ड दे दिया ना, यही गलत कर दिया है, क्योंकि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि विद्यार्थी के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि हमेशा सही आंसर ही देंगे, वो गलत आंसर भी देते हैं। तो आपको ये चीज़ कभी भी नहीं करना है कि आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करो कि बच्चा जो है हमेशा सही आंसर ही दे, या फिर उसको सही आंसर पर ही क्या करें, केंद्रित करें। गलत हो गया। 4 देखिए, इनकरेक्ट आंसर ऑफ चिल्ड्रेन शुड लार्जली बी इग्नोर्ड। ये तो पहले ही गलत हो गया कि बच्चों का जो भी आंसर हो, जो भी वो गलत आंसर देते हैं, आप उसकी क्या करो, हमेशा उपेक्षा करनी चाहिए, और हमें विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्र करना चाहिए। एकदम गलत है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको हर बच्चे के प्रॉब्लम्स को देखना है कि कहाँ पर वो गलती कर रहा है। तो 53 का 2। अब आपको खुद ही लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बस आपको लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। अब चलिए 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स। मतलब कि आपको बताना है कि इसमें से मैथ को समझने के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। और आप हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करें, बच्चे को सेंटर में रखें। आप खुद सोचो कि आप, वो बच्चा जो है वो आपके ही घर का है, आपके फैमिली का है, तो आप जो चीज़ें, क्योंकि जब भी हमारे घर की बात होती है तो हम हमेशा क्या चाहते हैं, बेस्ट चीज़ चाहते हैं कि उसके लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। तो वैसे ही वो आपके घर का ही है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं,
एवरीवन कैन लर्न एंड सक्सीड इन मैथमेटिक्स। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, एंड दिस इज ट्रू। क्योंकि आपके घर का कोई बच्चा है जो अभी गणित नहीं सीख पा रहा है, तो आप उसको कभी ये नहीं बोलोगे कि तुम गणित नहीं सीख पाओगे, तुम दूसरा सब्जेक्ट ले लो। आप हमेशा उसे मोटिवेट करोगे, और आपको भी पता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी उसके पीछे मेहनत कर दी तो वो बच्चा जो है गणित सीख सकता है। तो ये पहला ऑप्शन एकदम राइट है। दूसरा देख लेते हैं, गर्ल्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज दे आर वीकर इन मैथमेटिक्स। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखे कि लड़कियां जो है गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमज़ोर होती हैं, और ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप है, ये ऑप्शन हमेशा ही गलत होगा। जब भी कभी नहीं वाले क्वेश्चन पूछें और उसमें ऐसा कुछ लिखे कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं इसलिए उन पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है, एकदम गलत होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा देखिए, मैथमेटिक्स इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मीन्ट फॉर अ सेलेक्ट फ्यू। गणित एक विषय विशेष है जो कि केवल कुछ लोग ही इसको सीख सकते हैं, ये तो एकदम गलत है। फॉर इनफॉर्मल एल्गोरिदम्स आर इन्फीरियर टू फॉर्मल मैथमेटिक्स। मतलब जो इनफॉर्मल जो एल्गोरिदम होता है वो औपचारिक गणित से निष्कृष्ट है। इनफॉर्मल का आपको पता है, एक होता है फॉर्मल जो कि, और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं कि इनफॉर्मल में क्या आता है। इनफॉर्मल में हमारा आता है परिवार, फैमिली। फॉर्मल में कहाँ आता है? फॉर्मल का मतलब ये कि जहाँ पर आप ऐसे मान लीजिए आप स्कूल वगैरह में जाते हैं तो पूरा ड्रेस में हर चीज़ करके जाते हैं, एकदम प्रॉपर तैयार वगैरह होके जाते हैं, वहाँ पर आपको फॉर्मल टीचिंग मिलती है। बट घर में आप इनफॉर्मल, अनौपचारिक, घर में जो है आपको हर तरह से सब कोई सिखा सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी तरह से। आपको कोई यहाँ पर टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, कोई शेड्यूल आपको नहीं फॉलो करना है कि आज ये इस दिन यही सीखना है। आप कोई भी चीज़ कभी भी सीख सकते हो, उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। और फॉर्मल को याद करने का तरीका कि आप स्कूल वगैरह में हर चीज़ आपकी क्या होती है? फॉर्मल होती है। आप फॉर्मल ड्रेस में जाते हो, फॉर्मल कपड़ों में जाते हो, ऐसा नहीं कि आप चप्पल पहन के चले गए, ऐसा कुछ। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो ये भी गलत है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कोई भी गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, और ये देखिए 10 क्वेश्चन को ही कराने में कितना टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अच्छे टाइप्स के क्वेश्चन है। द रोल ऑफ प्रपोर्शनल रीजनिंग इन अंडरस्टैंडिंग। प्रपोर्शनल जो रीजनिंग है उसका अंडरस्टैंडिंग मतलब उसका समझ क्या है, किसमें? द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वॉज हाईलाइटेड बाई। मतलब रेशियो और प्रोपोर्शनल का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में प्रोपोर्शनल रीजनिंग का क्या रोल है। अगर मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो जो अनुपात और समानुपात प्रत्यय होते हैं उनको समझने के लिए आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किसने किया था, किसके द्वारा जो है इसको उजागर किया गया था? वैन हीले तो बिल्कुल भी नहीं है। वैन हीले की थ्योरी मैंने आपको कई बार मैथमेटिक्स में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। टेलीग्राम पे मैंने पूरा उनके स्टेजेस के जो है फोटोज़ वगैरह भेजे हैं कि शेप्स के साथ है, वो आप जरूर देखना, क्योंकि वैन हीले से क्वेश्चन एकदम श्योर है आना। दूसरा डाइंस भी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये क्या सिखाते हैं? DMAS, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये सिखाते हैं। बचा लेवाई गोस्की, ये सामाजिक अधिगम जो कल्चरल टूल्स वगैरह जो हैं जिसके माध्यम से बच्चा सीख सकता है वो सिखाते हैं। जीन पियाजे इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने जो है आनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। अब आप देखिए इसमें CDP से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया मैथ में भी। तो एक CDP ऐसा सब्जेक्ट है जिसने एकदम अच्छे से पढ़ लिया उसको हर सब्जेक्ट में फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, इसको नोट जरूर करना आप। 56, अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू सॉल्व दोज वर्ड्स प्रॉब्लम्स। एक बच्चा जो है वो कुछ इस टाइप्स की चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहा है। कौन सा है? विच इन्वॉल्व ट्रांसपोजिशन इन एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में ट्रांसपोजिशन मतलब विस्थापन जिसे बोलते हैं, स्थानांतरण। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज़ अगर आप जैसे लिखते हो कि यहाँ पे 2x + y है, फिर आपने इधर क्या लिख दिया? y + x, तो क्या हो गया? इसका स्थानांतरण हो गया। तो ये बच्चा नहीं समझ पा रहा है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है आप क्या करोगे जिससे बच्चा ये सीख सके? एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें ट्रांसपोजिशन है, क्या है? स्थानांतरण है, सम्मिलित होता है। तो उसको समझाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, सबसे ज़्यादा आप गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस, उसको जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कराओ ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स की। क्या वो उसे सीख पाएगा? नहीं, क्योंकि हमको रीज़न समझना पड़ेगा ना कि आखिर बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा जो है नहीं सीख पा रहा है, यार आप सोचो कि लाओ इसको 10 नंबर दे देते हैं, सॉरी 10 क्वेश्चन, जैसा कि होता है अभी भी कई स्कूलों में। अगर उसको मैथ में एडिशन नहीं आ रहा है तो टीचर लोग क्या करते हैं? अपना काम आसान करने के लिए एक पूरा पेज भर देंगे और कहेंगे जाओ सॉल्व करो। तो इससे क्या वो बच्चा सीखेगा? नहीं। आप देखिए कि आखिर में बच्चा काउंटिंग करने में गलती कर रहा है, या फिर जो मान लीजिए 13 नंबर आ रहा है तो 3 और 1 जो कैरी करना होता है उसमें गलती कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं।
दूसरा, गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस, फिर से यही आ गया वहाँ पर, क्वेश्चंस ऑफ वर्ड्स प्रॉब्लम इन अनदर लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहा तो तुम उसको दूसरे लैंग्वेज में प्रैक्टिस खूब करने के लिए दो, ये भी गलत है। एक्सप्लेन हिम हर वर्ड प्रॉब्लम इन सिंपल लैंग्वेज, छात्र को आप क्या करो, शाब्दिक समस्या का अर्थ जो है वो, मतलब उसका जो अर्थ है उसको आसान भाषा में समझा दो। क्या वो सीखेगा कि क्यों ऐसा हुआ, x + y = क्यों ऐसा हुआ, तो ये क्या करना होगा, कैसे आप समझाओगे, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी यूजिंग अल्टरनेट मेथड एंड दिस इज राइट, विकल्प विधि से आप उसको क्या करो, दूसरे भी अल्टरनेट, मान लीजिए उसको ये वाला नहीं समझ में आया तो उसको कोई दूसरे मेथड से आप समझाइए, अल्टरनेट मेथड से, कि समानता प्रत्यय को समझना। और यही सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ होती है कि अगर एक, मान लीजिए आपने एक मेथड यूज किया, उससे बच्चा ना समझ में आए तो आप दूसरा एक मेथड यूज करें, क्या पता वो उससे समझ ले। तो यही करना है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, मतलब जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको उसको समझाइए, बट अल्टरनेट मेथड, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना, और यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो चलिए आज का हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करा दिए हैं, बहुत अच्छे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, ऐसे आपकी क्लासेस होती रहेंगी। ईवीएस का क्लास, सॉरी जो हिंदी की क्लास है वो आप जरूर कीजिएगा। और आज जो है इंग्लिश की जो पैसेज है उसकी काफ़ी डिमांड थी कि इंग्लिश का पैसेज जो है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको हिंदी के पैसेज को कराना बहुत आसानी से समझाया है और एक पैसेज भी मैंने कराया हुआ इंग्लिश से। तो आज जो है मैं आपको इंग्लिश का एक पैसेज और कराऊंगी, जिसमें मैं बहुत ईजी ट्रिक्स स्ट्रैटेजी के द्वारा आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप एक बार पढ़ के एकदम सही आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का जो है सीटेट में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हुआ है, तो मैंने इसी मेथड से यूज किया है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, दोनों में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ही लिया था। तो वो आज चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मैं क्लासेस कराती रही तो वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। बस इसीलिए बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस मैं चाहती हूँ कि आपका सीटेट अच्छे नंबर से क्लियर हो। 57 देखिए, कंटेम्पोरेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी एनकरेजेस टीचर टू डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक के अलावा, मतलब गणित अध्यापन की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। ये पॉजिटिव में आंसर है कि आपको क्या करना है कि जो कंटेम्पोररी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स पेडागोजी का, उसको आपको एनकरेज, टीचर्स को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए बच्चों को समझने के लिए, केवल एक ऑप्शन को छोड़कर। तो वो कौन सा ऑप्शन है वो हम देखते हैं, मतलब एक विधि को छोड़ के बाकी सबको जो है आपको बच्चों को प्रोत्साहित करें कि आपको ये करना चाहिए। पहला, एनकरेज द एबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशंस, मतलब एकदम सही सटीक आंसर जो है निकालो, ऐसा ही आप उसको एनकरेज करें। ये बिल्कुल गलत होगा, उससे बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आप बस ये बोलो कि मैंने जैसे आपको ये समझाया है आप उस तरह से करने की कोशिश कीजिए, गलत हो सही हो डज नॉट मैटर, लेकिन आप एक बार कोशिश जरूर करें। आपको ये बोलना है, ना कि ये बोलो कि तुमको इसको एकदम सही आंसर ही निकालना है और जिसने नहीं निकाला उसको बाहर जो है मुर्गा बना देंगे या फिर हाथ ऊपर कर देंगे। यही तो करते हैं लोग बच्चों के साथ, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरा देखिए, इंट्रोड्यूस कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना। येस एंड दिस इज राइट। क्यों, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्या करना है, जो कंप्यूटेशन है ऑफ प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, समस्याएं हैं, उसका परिकलन का जो आप उसका परिचय करते हो, उसकी संकल्पनात्मक जो है समझ से पहले ही आपको करना चाहिए। मान लीजिए आप बच्चों में जो है कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना है, उसके पहले आप क्या करो, बच्चों को जो किस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे इंट्रोड्यूस करा दो। क्योंकि अगर आपने सीधे जो है बच्चों को कॉन्सेप्ट ही पढ़ा दिया, बताया ही नहीं कि उसका जो समस्या जो भी प्रॉब्लम्स है उसके परिकलन को समझाया ही नहीं, डायरेक्ट अगर आपने उनको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो वो उनके लिए थ्योरी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी कोई भी चीज़। बट अगर उसके पहले ही आपने क्या करा, बच्चों को कंपटीशन ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो सम्स होते हैं, उनसे पहले आपने बच्चों को क्या किया, वन बाय वन इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद से आपने लास्ट में जो है कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों को डेवलप समझाया। तो ये सबसे अच्छी मेथड होती है कि आपको सीधे क्लास में जाकर सीधे चौक उठाया और ऐसे परिभाषा लिख दिया, उसके बाद से आपने 1-2 एग्जाम्पल्स दे दिए। ये गलत है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस तो कराइए कि किस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आप बच्चों को सिखाने वाले हैं, कैसा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसके बाद से लास्ट में आप बताइए, तो बहुत ईजी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 2।
दिस इज़ राइट। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबका लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा। तो नेक्स्ट क्लास का वेट जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, बस अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें। इंग्लिश की जो पैसेज की क्लास है वो आपकी बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पर उसका बता दूंगी कि कब होगा क्लास। और पहले की क्लासेज जो है वो सब प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर दिन जो है आप ये कोशिश करें कि आज एक दिन मैंने 4 क्लासेस आपकी ली हैं तो वो 4 क्लास आप कंप्लीट करें, अगले दिन पे मत टालिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वही मैं आपको कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जो है बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है और आपको समझना चाहिए, तभी जाकर आपका पेपर क्लियर होगा। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और मैं तो हुई, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।